नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं साजिद तार साहब, जो यूएस से हैं और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर काफी खुलकर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से तार साहब, नमस्कार। थैंक यू, माय प्लेजर एंड नमस्कार। और आपके देखने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बतों का सलाम और सत श्री अकाल, आदाब सब। बहुत बहुत धन्यवाद। तार साहब, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। वैसे तो भारत को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं आजकल, भारत और अगर कनाडा के रिश्तों की बात करें, लेकिन पाकिस्तान भी अभी फिलहाल पीछे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो इक्वेशन चेंज हो रही है, किस तरह की खिचड़ी पक रही है, ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। और पिछले कई दिनों में कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि एम्बेसडर ब्लोम वो गवादर भी गए, और इसके अलावा वो गिलगित बल्तिस्तान पीओजे के कई सारी ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर लोगों को अक्सर सवाल उठ रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। आखिर क्या इक्वेशन चेंज हो रही है? चाइना की तरफ से झुकाव कम होकर पाकिस्तान यूएस की तरफ झुक रहा है। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से डिकोड कर पा रहे हैं एज एन एक्सपर्ट, और आप यूएस में भी हैं और पाकिस्तान पे भी पैनी नजर रखते हैं? मैं दो क्वेश्चन इसमें से समझ पाया हूँ। दो क्वेश्चन, एक जी। कनाडा की सूरत और डिस्कस करेंगे, फिर हम पाकिस्तान जो यूएस एम्बेसडरशिप और हमारे खासकर यूनाइटेड नेशंस में जो कुछ हुआ था, तीन चीजों को डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले तो कल की खबर मैं बताना चाहूंगा कि कनाडा, वेयर द कनाडा स्टैंड एट। कल बहुत धचका लगा उन्हें। उनके स्पीकर एंथनी रोका है, उन्होंने कल रिजाइन किया है। रिजाइन किया क्योंकि उन्होंने एक 98 ईयर्स ओल्ड यारोस्लावा होंका, जो युगोस्लाविया के एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के हीरो जो समझे जाते थे, उनको बुलाया। बड़ी क्लैपिंग हुई, बड़ी उनकी रिसेप्शन उनको दी गई, बगैर होमवर्क किए, और बाद में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा इस वजह से कि वाकई ही वो इन्वॉल्व थे वहां पे टाउन बर्निंग और बड़े हादसात में, और समझा जाता है कि ही वाज नाजी। उसके बाद ये हुआ कि फिर दोबारा प्रेशर क्रिएट किया गया, यहां तक आवाजें उठी कि ट्रूडो साहब को भी रिजाइन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में कुर्बानी का बलि दी है एंथनी रोका की। लेकिन बात यहां रुकेगी नहीं। वो जो भारत का केस था वो ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि कल डिबेट्स हुई हैं उनकी असेंबली के अंदर, और उसमें कई एमपीज ने ये भी तकरीरें की हैं कि अपना होमवर्क किए बगैर, रिसर्च किए बगैर आप उनको लेजिस्लेशन में ले आते हैं और बातें करते हैं। इस वजह से ये भी शर्मिंदगी है। मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो जो है, उनका पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो आगे नई लीडरशिप आएगी उनके लिए ये होगा कि कनाडा का एतमाद बहाल किस तरह किया जाएगा दुनिया में। यहाँ पे कल एक और उनको धचका लगा है। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कनाडा में टेररिस्टों को पनाह दी जाती है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, तामिल जो टाइगर्स थे उनको भी वहां पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता था। अभी रिसेंट मूवमेंट्स में 26 लोगों के लिए इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन दरखास्त की थी। एक भी दरखास्त को वो सीरियस नहीं लिया गया। तो ये दो मसाइल होंगे, एक तो अपने एलाइज का एतमाद बहाल करना, और दूसरा अपना जो पॉलिटिकल असाइलम वहां उनका एक प्रोसेस है उसको अमेंड करना, या लोगों को वेट करना। कल भी ये तकरीरों में उनके एमपीज कहते रहे हैं कि वेटिंग प्रोसेस क्यों इतना कमजोर है। अगर निज्जर साहब जो कि मर्डर हुए थे, अगर वो भारत के अंदर उनके ऊपर केसेस चल रहे थे, तो हाउ ही बिकेम एन कैनेडियन सिटीजन टू बिगिन विद? दिस क्वेश्चन है। और जब भारत ने इन्फॉर्म किया कनाडा को कि निज्जर साहब इज वांटेड पर्सन और ही हैज ओपन केसेस इन इंडिया, तो उन पे तवज्जो क्यों नहीं दी गई उस वक्त? ये भी एक ओपन क्वेश्चन है। ये सारी चीजें आने वाले जो फ्यूचर कैनेडियन लीडर हैं उनको ये ठीक करनी होगी। ये तो उनका स्टैंड है। दूसरा, कल मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने तकरीर की, बड़ी जबरदस्त तकरीर थी। और उन्होंने उससे पहले फॉरेन रिलेशन एक यहाँ पे थिंक टैंक है, वहां बैठ के उन्होंने सवालात भी लिए कल उन्होंने एंकर्स जर्नलिस्टों से। कल उन्होंने कहा कि अगर हमें दी गई प्रूफ दिए गए, एंड वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। कल उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर फिर दोबारा ग्लोबल साउथ की बातें की, विश्वामित्रा की बातें की, उन्होंने भारत की अचीवमेंट पिछले एक साल की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा, जनरल असेंबली का इजलास का मकसद यही होता है कि वहां पर लीडरान आए और अपने पूरे साल की परफॉर्मेंस बताएं और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करें कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं या गए हैं। लेकिन कल जो उन्होंने I2, U2, ब्रिक्स की, G20 की बातें की,
और जो सबसे अच्छी मुझे बात उसमें ये लगी कि हाउ भारत हैज हेल्प 450 मिलियन लोगों को गुर्बत से ऊपर लाया गया है। ये एब्सोल्युटली। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और फिर जिस तरीके से उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी, इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। और जिस तरह आपको पता है डॉक्टर जयशंकर एक बहुत मंझे हुए डिप्लोमेट है, सारी जिंदगी उन्होंने डिप्लोमेसी की। उनसे मैं सबसे बड़ा फैन हूं इस चीज का, अंबर, कि मैं वर्ड्स को, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और उनकी डिलीवरी को बहुत करीब से देखता हूं चीजों को। उन्होंने बार बार भारत लफ्ज इस्तेमाल किया है बजाय इंडिया के, तो उससे उन्होंने अपना पूरा केस जो है, और बार बार उन्होंने वो जो मोदी साहब का जो एक स्लोगन था कि वन वर्ल्ड वन फ्यूचर, उसको बार बार उन्होंने रिपीट किया। स्पीच वाज एक्सीलेंटली डिलीवर्ड। ये दूसरी बात थी। अब मैं उसमें तीसरी बात पे जाना चाहूंगा कि आपने कहा कि इस वक्त अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे ये जरूरी है कि देखा जाए कि आजकल पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं, वो कई ऐसी मुलाकातें भी कर रहे हैं और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जो कि दे आर नॉट नॉर्मल। और उस पे भी पाकिस्तानी मुबसरीन भी, पाकिस्तानी जो लोग सोचने वाले हैं वो सोच रहे हैं। मैं खुद इस बारे में, मुझे तशवीश थी, मैंने इस पे कई ट्वीट्स भी की हैं। बिलखसूस उनकी मीटिंग्स ना सिर्फ आपने ग्वादर पे कहा, आपने उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को जाके मिले, वो एक लोकल जाके पंजाब के आईजी से मिले, और कई ऐसी मुलाकातें थी जिनके बारे में मैंने वहां फॉरेन ऑफिस को चेक करने की कोशिश की, तो वो खुद हैरान थे। क्योंकि मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। वो नॉर्म्स ये होते हैं कि कहीं भी एम्बेसडर ने जाना होता है, वो सबसे पहले आपके फॉरेन मिनिस्ट्री को कहता है कि मैंने ये मुलाकात करनी है, मैंने यहाँ दौरा करना है। वो उसको फैसिलिटेट करते हैं, और उस मीटिंग में, और मीटिंग हैज टू टेक प्लेस इन द फॉरेन ऑफिस, और वहां पे पीछे बैठ के जो फॉरेन ऑफिस का बंदा है उसके नोट्स लेता है मीटिंग के। दीज आर द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। अब मैंने उस पर ट्वीट भी किया, कई लोगों को बुरा लगा वो मेरी ट्वीट। मैंने कहा था कि अगर दे आर आस्किंग पाकिस्तान टू हैव स्पीडी एंड फेयर इलेक्शन, हाउ अबाउट अगर पाकिस्तानी एम्बेसडर इन यूएस go to the election commission office and ask them to have a speedy and fair election here in America? How would you take that? लेकिन उसको बड़ा बुरा मनाया। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस पे बारे में लोग, या हम मेरे जैसे लोग, क्या कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड ये कर रहे हैं कि इस वक्त ताइवान जो है, दैट इज द मेन फोकस। लोग इसको दूसरे तनाजर से देख रहे हैं कि शायद जो है पाकिस्तान इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अमेरिका। ये बात नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, मैं आज आपको ये बताता हूं। और बल्कि हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान इज चाइनाज इजराइल। मैं इन दोनों चीजों को डिस्कस करता हूं। मेरी ख्वाहिश है एज ए पाकिस्तानी कि अगर शायद अच्छा होता कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल बन जाता, लेकिन चाइना का इजराइल पाकिस्तान नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? पाकिस्तान सिर्फ उसी का इजराइल बनता है जहां से डॉलर और पाउंड मिलते हो। ये अप्रूव हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर तनाव है आईएमएफ का, और पाकिस्तान में तनाव है सीपैक का। उसका मकसद ये है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा दो पार्टियां, पाकिस्तान डॉलर मिलने की उम्मीद आईएमएफ से हो, किस्तानी हो, तो पाकिस्तान अमेरिका के पास आ जाता है। पाकिस्तान इधर से जब थोड़ी मायूसी होती है तो पाकिस्तान भागकर चाइना के पास सीपैक की बात शुरू कर देता है। ये हिस्ट्री मौजूद है। दिस इज नॉट माय ओपिनियन। अब लेकिन जो हम लोग यहां बैठ के सोच रहे हैं कि व्हाई अमेरिका इज शोइंग सम इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, व्हाई डेविड ब्लूम इज मूविंग लेफ्ट एंड राइट, तो वो भी इसी तनाजर से जा रहे हैं, ताइवान के हवाले से जा रहे हैं। और चाइनीज जो प्रीमियर पिछले दिनों में गए थे, वाइस प्रीमियर पाकिस्तान के दौरे में गए थे, और जो चाइना ने उनको एक नया एक ख्वाब दिखाया था कि हम रेलवे में यहां पैसे लगाएंगे, हम रेल प्रोजेक्ट करेंगे $58 बिलियन का, तो वो तशवीश डेविड ब्लूम को ये हो सकती है कि एक तो चाइना को थोड़ा काउंटर किया जाए और अमेरिका और पाकिस्तान को साथ रखा जाए ताइवान के हवाले से। यहाँ एक और खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक न्यूज आउटलेट है अमेरिका के अंदर, उसका नाम है इंटरसेप्ट। उन्होंने ये वही न्यूज आउटलेट है जिन्होंने इमरान खान के साइफर को प्रिंट किया था। जी। उन्होंने एक खबर दी थी, ये मेरी खबर नहीं है, उनकी खबर ये थी कि रिसेंटली जो आईएमएफ का पैकेज पाकिस्तान को, अमेरिका ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है आईएमएफ का पैकेज लेने के लिए, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने हथियार जो है वो यूक्रेन को दिए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो इस वक्त खिचड़ी उस रीजन के अंदर पक रही है, लेकिन मेन फोकस इज यूक्रेन एंड ताइवान, इज नॉट द
इंडिया पाकिस्तान, और इट्स नॉट यू कैन से मे बी पाकिस्तान चाइना। लेकिन जो उस रीजन के अंदर जो दो ये मेजर वॉर्स समझी जा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट समझ लें, जो चल रहे हैं यूक्रेन के और ताइवान के, लोग ये समझते हैं कि लोग यूक्रेन की वार को स्टडी कर रहे हैं, कल को ये सेम चीजें ताइवान पे अप्लाई होंगी। और अमेरिकन भी उसमें चाहते हैं कि उस रीजन में अपनी सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, चाइना को आइसोलेट किया जा सके। और चाइना और पाकिस्तान के अगर रिलेशनशिप, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि उनके प्रीमियर आए थे आज से कुछ महीना डेढ़ पहले, उनके जो सेकंड इन कमांड है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, वो आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने आके कहा था कि हम वी वुड लव टू हैव अ रेलवे प्रोजेक्ट डन $58 बिलियन का। तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए डेविड ब्लूम जो है वो एक्टिव नजर आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं। और मैं देख रहा था कि थोड़ी तशवीश लोगों के अंदर ये थी कि डेविड ब्लूम हैज गॉन इनटू द कश्मीर रीजन, लेकिन वो बात बहुत पुरानी है, अभी रिसेंटली नहीं है, वो काफी पुरानी बात है। लेकिन उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो करंट सिचुएशन है उसमें कोई समथिंग टू डू विद इंडिया पाकिस्तान। मेरे ख्याल में दिस इज प्योरली रिलेटेड टू द यूक्रेन एंड ताइवान। लेकिन तारिक साहब, सवाल इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह से जो डोनाल्ड ब्लूम है वो जम्मू कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान गए और जो भी उनके दौरे थे उनको खुफिया रखा गया। ये बात सब तब सामने आई जो ऑपोजिशन लीडर है काज़िम मेसूम, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। उनकी उनकी जो ये यात्रा थी, विज़िट थी, उसके कि किस इरादे से वो विज़िट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर कह के भी एड्रेस किया। एजे के मीडिया के हवाले से ये बात सामने आ रही है। तो कहीं न कहीं जो यूएस है, वो एक डबल गेम खेलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं भारत की तरफ से भी ये बात इसको, क्योंकि इस सारी चीज़ों को पहले भी डेविड ब्लूम इस तरह का दौरा कर चुके हैं, जिसको लेकर भारत ने नाराज़गी जताई थी। तो इस तरह से किस तरह का डबल गेम है? एक तरफ पाकिस्तान को किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश है भारत के साथ, दूसरी तरफ नाराज़गी है क्योंकि भारत यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ऐसे में किस तरह का डबल गेम है? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। देखिए, एक माजी अगर देखा जाए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, तो इस तरह की कई चीजें मिलती हैं, कई शवाहिद मिलते हैं कि हमेशा वो अपना प्लान बी भी सामने रखते हैं। बल्कि यहां तक है कि आप ये देखें कि चाइना के साथ इस वक्त दे आर ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ वॉर, लेकिन उनके दौरे मुसलसल जारी हैं। स्पीकर जा रहा है, कभी कोई सेनेटर जा रहे हैं। दिस इज द वे द अमेरिकन दे बिहेव। दे ऑलवेज कीप द चैनल्स ओपन, दे ऑलवेज कीप द डायलॉग ओपन। उससे वो करते क्या है कि वो अपने जो अपोनेंट होता है उसका माइंड सेट चेक करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि G20 जिस तरीके से भारत ने पिछले 2-3 सालों के अंदर अपनी इकोनॉमी को और अपनी डिप्लोमेसी को और अपने फॉरेन अफेयर्स को इंप्रूव किया है, देयर इज अ जेलसी फैक्टर, देयर इज अ फियर इन द माइंड्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट। बल्कि मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो कनेडियन, मैंने शायद आप ही के सेगमेंट में कहा था कि मे बी ये जो कनेडियन चीज निकली है, मे बी लोग ये कई सोच रहे हैं कि मे बी दिस वाज अ कॉन्स्पिरेसी टू अंडरमाइन द G20, क्योंकि G20 की सक्सेस हर तरफ बात हो रही थी। आपने देखा होगा जिस तरीके से मोदी जी दौरे कर रहे थे, जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर साहब वाज गोइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और जो इन्फ्लुएंस गेन हो रहा था, जिस तरह यहां तक बातें हो रही थी कि गिव परमानेंट सीट इन अ सिक्योरिटी काउंसिल टू इंडिया, ये सारी बातें हो रही हो, तो आपका क्या ख्याल है कि लोग कंट्रीज के प्लान बी भी होंगे? ऑफ कोर्स वो बिहेव करेंगे कि टू अंडरमाइन, कि हम सारे अपने एग्स, यहाँ पे बातें हो रही हैं। बल्कि मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा इसके हवाले से, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा था कि कैन इंडिया डिलीवर व्हाट एवर अमेरिका वांट्स, कि अमेरिका जो सारे अपना जो एक्सपेक्ट कर रहा है भारत से कि चाइना को कन्फ्रंट करे, क्या इंडिया कैन डू इट? ये यहाँ पे डायलॉग ऑलरेडी इज टेकिंग प्लेस। तो उसको हो सकता है कि वो अपना प्लान बी रखते हो, लेकिन यहाँ पे जो मेरे मादरे मिल्लत से कमजोरियां हमारी हैं पाकिस्तान, उसमें वजह यह है कि पाकिस्तान कुछ करने के काबिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियली इतना वीक है पाकिस्तान, पॉलिटिकली इतना वीक हो चुका है कि वो इट कैन नॉट बी यूजफुल फॉर एनी ऑफ द अमेरिकन और चाइनीज। हाँ, ये हो सकता है कल को कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाए, हवाई अड्डे ले लें, वहां बेसे ले लें, वहां इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो फर्दर मोर डिस्टेबलाइज करेंगे पाकिस्तान को। अफसोस की बात है ये, मैं वरना अल्टीमेटली एग्ज़ैक्टली, यही मैंने कहा किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेमाल ही किया है और जो हालत है पाकिस्तान की वो इसीलिए है। और अब ये मतलब आई एम सॉरी टू से वहाँ की लीडरशिप को ये बात आज तक समझ में नहीं आई है, आवाम के बारे में और देश के बारे में नहीं, अंबर कभी आप कोई। बल्कि कह रहे हैं लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप तो है नहीं। लीडरशिप होती तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते।
ये हुँ, अफ़सोस है 25 करोड़ लोग मैं खुद मेरी मादरे मिल्लत है। डोंट हुँ। टेक मी रॉन्ग इट आई एम पाकिस्तानी। आई वाज़ बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई एब्सोल्युटली, पाकिस्तानी और एब्सोल्युटली। मुझे तकलीफ होती है इस बात की कि हुँ, ये जो जो इस वक़्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, मैं ज़ख्मी हूँ उस पे। अफ़सोस वाली बात है, काश पाकिस्तान की कोई फ़ॉरेन पॉलिसी होती। मैंने पहले आपको अर्ज़ किया है कि काश पाकिस्तान एक सिंसियर इज़राइल होता चाइना का। वो भी नहीं ब वो सिर्फ़ वहाँ जाते हैं जहाँ से पैसा आता है। सिर्फ़ वहाँ हाँ, पे यही एक यही है बात कि ये है देखिए गवादर गए अभी डोनाल्ड ब्लूम और उसके बाद चूँकि सीपैक को लेकर चाइना भी नाराज़ है पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसे में किस तरह की मतलब उम्मीद लगाएगा चाइना क्योंकि चाइना और जो पाकिस्तान है उनके रिश्ते भी कहीं न कहीं खतरे में पड़ते नज़र आ रहे हैं। ऐसे ये में खतरे क्या में क्या है? पाकिस्तान खतरे में पड़ चुके हैं। अंबर उसके हुँ, पिछले पीटीआई दौर के साढ़े 3 साल हुँ, देखे तो उन्होंने सीपैक को फ्रीज़र में रख दिया था। हुँ, उनके जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उसको चाइना वीज़ा नहीं देता था। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि उन्होंने कई दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसी बंद कर दी थी नाराज़गी में। यहाँ तक चाइना अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान चाइना को रिलेशनशिप ठीक है, तो वो ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो नज़र आ रहा है सामने। वो मायूस है। $26 बिलियन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो रिश्वत, करप्शन में खा गई है सीपैक का। ये नज़र आ रहा है, इस पे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और वो मायूस हैं उनके साथ जो बल्कि यहाँ तक कि चाइनीज़ इंजीनियर जो काम करने आते हैं, वहाँ उनके उनको उनको मारा गया है। उनके मर्डर्स हुए वहाँ पे, उनके कत्ल हुए। वो परेशान है खुद हम ये क्या कर चुके हैं। यही एक वजह है मैं बताता हूँ कि वी आर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट सिंसियर विद बोथ पार्टीज चाइना और द यूएस। यहां आईएमएफ के पास किस्त लेनी होती है तो यहां आ जाते हैं। बल्कि एक और है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। हम अगले दिन हमारे किसी एक फॉरेन हमारे एक लीडर ने स्टेटमेंट दी कि हिंदुइज्म तो पैदा पाकिस्तान से हुआ है। हुँ, अगर हुँ। पाकिस्तान से पैदा हुआ है तो फिर सिंध के हिंदुओं को संभालते क्यों नहीं हो? फिर वहां 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 वो जो मुल्ला मिठू है वो क्यों वहां बच्चियों को कन्वर्ट कर रहा है, तमाशा कर रहा है? फिर अपना दोस्ती का हाथ भारत की तरफ क्यों नहीं बढ़ाते हो? सिंसियर स्टेप्स क्यों नहीं लेते हो? अगर ये कादर साहब की तो ट्वीट वायरल हो गई जिसमें कह रहे थे ये सब लोग मुसलमान बन रहे हैं हिंदू सारे। हम ये 3.5 साल पहले की उनकी ट्वीट है, ये माइंडसेट है। ये माइंडसेट है। तो फिर इस तरह तो नहीं होगा ना कि अगर आईएमएफ के दरवाजे पे खड़ा होके आपने स्टेटमेंट देनी है सिर्फ इसलिए कि लोगों को बताने के लिए कि हम अब देखें जी हम तो अमन चाहते हैं, हम तो सुलह चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी कैबिनेट के अंदर मिशाल मलिक जो यासीन मलिक की वाइफ है, उसको कैबिनेट पोजीशन दे दें आप। फिर आपके हुँ, हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहे भारत से। आपको आपको एक साइड डिसाइड करना होगा। और अंबर एक मैं ये बात बताऊं, आजकल जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। अब ये जी। जंगों का दौर नहीं है। जियो इकोनॉमिक्स के आपको अपनी कौम की वेलफेयर और उनके इकोनॉमिक हालात देखने होंगे। आज की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, टोटल आबादी पाकिस्तान की 22 करोड़ है, 9 करोड़ उनमें से गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं। जब तक कोई भी इंसान उन 9 करोड़ लोगों की वेलफेयर के बारे में फैसला नहीं करेगा, वो सही फैसला नहीं होगा। और आज का सही फैसला ये होगा, भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ट्रेड। जो दालें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान पहुंच रही हैं, वो भारत से आनी चाहिए। जो प्रोडक्ट्स भारत से दुबई जाकर पाकिस्तान आती हैं, वो बॉर्डर से क्रॉस होके आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा जैसे कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि काश पाकिस्तान भी G20 का हिस्सा होता, चाहे एज ऑब्जर्वर होता, भारत की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाता, भारत से दवाइयां इंपोर्ट की जाती और भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से ट्रेड करके पाकिस्तान कैन सर्वाइव। दिस इज द ओनली की टू द सक्सेस और सर्वाइवल। लेकिन अब पता नहीं ये क्यों ये इन चीजों में डिले हो रही है, इसका जवाब देने से मैं कासर। ये बड़ी अजीब-सी बात है कि हमारे जैसे लोग समझते हैं इन सारी चीज़ों को, कंसर्न नज़र आते हैं, कैसा करते तो वैसा हो जाता। लीडरशिप को ये बात समझ में नहीं आती, एस्टेब्लिशमेंट चाहे एस्टेब्लिशमेंट ही क्यों ना हो पाकिस्तान की, लेकिन इवेंचुअली आपको चलाना तो है देश को, कंट्री चलानी है। तो मतलब ये सिर्फ़ यही हो रहा है कि मतलब अपना-अपना फ़ायदा टेम्परेरी आप देखो और बाकी आवाम जाए भाड़ में, आवाम के बारे में तो कोई सोचता नहीं है। लेकिन एक बात जो डोनाल्ड ब्लूम के दौरे से जो वो गए उधर कश्मीर में या जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित-बाल्टिस्तान उधर गए। एक बात ये समझ में आ रही है और सवाल है जो उनका रवैया है अमेरिका का वो बड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि अभी तक अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे पर किसी का भी कोई साइड नहीं की है, चाहे ना ही भारत की और ना ही पाकिस्तान की। ऐसे में मतलब चिंताएँ इसलिए बढ़ जाती हैं कि पाकिस्तान जो ये कई बार कोशिश कर चुका है कि इंटरनेशनल फ़ोरम में कि इस बात को उठाया जाए कश्मीर मुद्दे पर
मतलब सपोर्ट मिले पाकिस्तान को ग्लोबल कम्युनिटी से। तो ऐसे में क्या हो सकता है और किस तरह की मतलब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या फिर पाकिस्तान के, इस दौरे से क्या वो कश्मीर मुद्दे को लेकर हम कोई कयास लगा सकते हैं या कुछ हो सकता है? नहीं, मेरे ख़्याल में कुछ भी नहीं। ये माइकल ब्लूम के दौरे को कश्मीर के सॉल्यूशन के साथ रिलेट मेरा माइंडसेट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। हुँ, यहाँ पे हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने भी कश्मीर अपनी स्पीच के अंदर कश्मीर की बात की। यहाँ पे हुँ, जो तैयब अर्दगान है, क्योंकि हमारे इस वक़्त टर्की और सऊदी अरेबिया का इश्यू चल रहा है इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के बारे में, ओआईसी की लीडरशिप के हुँ, बारे में, उनके अंदर तनाव है दोनों कंट्रीज़ के, टर्की और सऊदी अरेबिया का। और टर्की और सऊदी अरेबिया का माजी के अंदर हिस्ट्री अगर देखी जाए तो वहां भी उनके एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। उन्होंने भी स्टेटमेंट उसमें दी है। अब मुझसे जाती तौर पे पूछे कश्मीर के बारे में मैं क्या समझता हूं, मैं अपने पाकिस्तानी लोगों को मशवरा क्या दूंगा, वो मेरा मशवरा यही है कि डिप्लोमेसी और 21st सेंचुरी के अंदर आप कभी भी डायलॉग बंद नहीं करते। आप डिप्लोमेसी की खिड़कियां दरवाजे बंद नहीं करते, आप डायलॉग जारी रखते हैं। हमेशा जब भी चीजें सॉल्व होती हैं, डिप्लोमेसी से चीजें सॉल्व होती हैं। अब उसमें मैं जो समझता हूं कि आज से पाकिस्तान के अंदर तकरीबन परवेज मुशर्रफ दौर के अंदर एक डिसाइड किया गया था कि कश्मीर के मुद्दे को एक साइड पे रख के आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की जाए, ट्रेड को खोला जाए। मेरे ख्याल में दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आप कश्मीर के मुद्दे को बिल्कुल साइड पे रख के डायलॉग शुरू करें, ट्रेड शुरू करें, उसको कुछ अरसे के लिए फ्रीजर में रख दें कश्मीर के इशू को। जब आप मजीद करीब आ जाएंगे तो तब देन यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट कश्मीर। मेरा मेरा ख्याल जो इसमें जाती तौर पर वो ये है। और दूसरा, मेरे ख्याल में भारत ने जो डिप्लोमेसी इख्तियार की है वो बड़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कश्मीर में सारी इन्वेस्टमेंट ही कराई है यूएई की। अब यूएई कौन है? वो पाकिस्तान का भी स्पॉन्सर वही है। फाइनेंशियल जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, बेल आउट वो करता है। तो वो जो उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि अगर कश्मीर के अंदर यूएई आके बैठेगा तो पाकिस्तानी फिर किस तरह उसके आसपास क्या करेंगे, वो भी एंड इट विल वर्क इन द फ्यूचर। और दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ इस वक्त मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सोचनी होगी, वो ये है कि कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, नई जो ब्रिजेस बन रहे हैं, जो मॉल ऑफ कश्मीर बन रहा है, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल स्कूल्स बन रहे हैं, यूएआर वाले आके वहां पे बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब वो सारी ग्रोथ होगी वहां पे, तो फिर आप अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे वहां पे क्या हो रहा है। तो ये सोचने की बातें हैं अगर सोचे कोई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है अंबर, जब आप मुल्की मुफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में सोचें चीजें, तो तभी उनके सोल्यूशन निकलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो है, इज नॉट इन इस्लामाबाद। हमारी किस्मत के फैसले सारे लंदन में होते हैं, दुबई में होते हैं। सियासी पार्टियों की मीटिंग्स भी होनी हो तो वो दुबई में होती हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो किस तरह के डिसीजन लेते हैं। और किसी की औलाद पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जो भी इस वक्त रूलिंग एलीट है वो एक नहीं है, सियासतदान नहीं है, स्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी सारी है। सारी के सारे के बच्चे जो है वो लंदन और टोरंटो और दुबई बेस्ड हैं। मुल्क के कौम के बच्चों को वो कहते हैं कि जिहाद करो, जेलों में जाओ, गोलियां खाओ, लेकिन हमारे बच्चों को लंदन और टोरंटो पढ़ाओ। और अपने बच्चों को प्रोटोकॉल मिलता है उनके बच्चों को। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये बड़े अफ़सोस की बात है कि आवाम बेचारी इन हालातों में नज़र आते हैं और इस तरह के हालात हैं। इनफैक्ट इवेंचुअली तो सफ़र आवाम ही करते हैं और लीडरशिप तो आराम से मज़े लेती है। लेकिन जो भी हालात हैं उनको देखते हुए काफ़ी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। कई तरह की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान आखिर चाइना की तरफ से छूटकर यूएस की तरफ जा रहा है, किस तरह के हालात होने वाले हैं और भारत को लेकर आखिर आगे क्या बनने वाला है, ये भी अभी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि भारत तो एकदम चुप है पाकिस्तान को लेकर। ताहिर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े एक बार फिर से और आपने वक़्त दिया और सभी सवालों पर काफ़ी खुल के बात की। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक नमस्कार। यू।